अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि ब्लड के हवाले से है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अबाउट रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सो आज हम देखेंगे कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कितने रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका कितना टाइम होता है, ये बॉडी में कहाँ से बनते हैं और बॉडी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स क्या हैं। ये सबसे पहली चीज़ कि ये हमारे ब्लड के सेल्स हैं। ठीक है, हमने जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये लिम्फ फ्लूइड के अंदर मौजूद नहीं होते। ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। विच आर नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड से मुराद होता है कि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि एक रेड ब्लड सेल दो से तीन, तीन से चार में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये अपनी मल्टीप्लिकेशन खुद से नहीं कर सकते। बट कंटेन हीमोग्लोबिन। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिगमेंट मौजूद होता है, डैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इनके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है। दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है जब हमने सेल पढ़े थे, बॉडी के सेल्स, तो हमने सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। लेकिन जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं ये ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर ना तो न्यूक्लियस है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है। अब क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, लिहाजा ये एक से दो, दो से तीन में कन्वर्ट नहीं हो सकते। और क्योंकि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है, तो आपने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। सेल को जो भी पावर आती है, एनर्जी आती है, एटीपीज आते हैं, वो कौन पैदा करता है? वो आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया पैदा करता है। तो अगर किसी भी सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो सेल अपने काम कैसे करेगा? सेल अपनी एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करेगा? तो जो आरबीसीज होते हैं वो अपनी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से हासिल नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होती है, ठीक है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ना एक नॉर्मल, तो हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होती है, हमारे रेड ब्लड सेल्स उस ग्लूकोज को एज अ एटीपी एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है एमसीक्यू के हवाले से कि इनके अंदर ना तो न्यूक्लियस है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, बल्कि ये अपनी एनर्जी कहाँ से बनाते हैं? ये ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को तोड़ते हैं, उससे एटीपी बनाते हैं और उससे अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। बट हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर एक स्पेशल तरह का पिगमेंट मौजूद होता है जो कि हीमोग्लोबिन कहलाता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अलावा और बॉडी में किसी जगह पे मौजूद नहीं होता। ठीक है जी, अब लाइफ टाइम क्या होता है? चले हीमोग्लोबिन का थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वैसे हमारा अगला टॉपिक जो है वो हीमोग्लोबिन के हवाले से ही है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स, अगर मैं यहाँ पे एक रेड ब्लड सेल ड्रॉ करती हूँ तो ये हमारा रेड ब्लड सेल है। इसके अंदर एक इस तरह का पिगमेंट मौजूद होता है, डैट इज कॉल्ड एचबी, और इस पूरे सेल को क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल। इस एचबी के अंदर क्या होता है? इस एचबी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो जब भी हमारा रेड ब्लड सेल्स किसी भी नाली के ज़रिए से मूव करता है और उस नाली के इर्द गिर्द मुख्तलिफ सेल्स या टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? सपोज करें कि आपके पास एक नाली है, इसके अंदर ये रेड ब्लड सेल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? रेड ब्लड सेल्स हैं, इसके अंदर ये हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स और टिश्यूज़ आपको पता है कहाँ मौजूद होते हैं? ब्लड वेसल्स के अराउंड मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। अब जब हमारा ब्लड इसमें से मूव कर रहा है तो किसी भी सेल को, किसी भी टिश्यू को अगर ऑक्सीजन चाहिए होगी तो वो क्या करेंगे? आपके जो रेड ब्लड सेल्स का हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को छोड़ता जाता है और मुख्तलिफ सेल्स और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाता जाता है। तो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन का काम होता है। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं होगी, हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी और हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हमें सांस लेने में मसला होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास आरबीसीज कितने दिन तक हमारी बॉडी में रहते हैं। जब हमारी बोन मैरो क्या होती है? बोन मैरो बेसिकली गूदा होता है जो कि हड्डियों के दरमियान में होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम गोश्त पकाते हैं या गोश्त लेकर आते हैं मार्केट से तो आपको एक नली मिलती है, एक बड़ी सी हड्डी होती है जिसको जब आप इस तरह से झाड़ते हैं तो उसके अंदर से वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है। उसको अक्सर लोग बहुत शौक से खाते भी हैं। मोस्टली पाई के अंदर से, इसको पाई की जो डिश होती है वहाँ पर इसको बहुत यूज़ किया जाता है। उसको खाना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो बोन मैरो होता है।
ठीक है, उसको गूदा कहते हैं, उसका बोन मैरो कहते हैं। उस बोन मैरो के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि वो बोन मैरो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स पैदा करता है। तो अगर आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपका खून बनता है आपकी बॉडी में। जब आप उसको खाते हैं, किसी भी जानवर का बोन मैरो अगर आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में वो बोन मैरो जाके क्या करता है, आपके लिए ब्लड सेल्स बनाता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जानवर का ही खाएंगे, हमारी अपनी बॉडी में भी हड्डियां मौजूद हैं और हर हड्डी के अंदर बोन मैरो या गूदा मौजूद होता है। तो नेचुरली हमारी जो बॉडी के अंदर वो बोन मैरो है, वो गूदा है, वो हमारे लिए क्या बनाता है, हमारे लिए ब्लड सेल्स बनाता है। तो रेड ब्लड सेल्स भी वहीं से पैदा होते हैं। अब जब एक रेड ब्लड सेल बन गया तो वो एक रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में 120 दिन तक रहता है। ठीक है, एक एडल्ट की बॉडी में 120 दिन तक वो रेड ब्लड सेल्स रहता है। 120 दिन के बाद उसके काम करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, वो बूढ़ा हो जाता है, वो मर जाता है और फिर आपकी बॉडी, आपकी बोन मैरो, आपका वो गूदा जो है वो आपकी हड्डियों के दरमियान मौजूद है, वो आपके लिए नए रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जबकि जो बच्चे होते हैं उनमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ 70 से 90 डेज़ की होती है। ऐसा क्यों होता है? देखें, जो बच्चे हैं उनकी हड्डियाँ अभी कमज़ोर हैं। अगर उनकी हड्डियां कमज़ोर हैं तो उनके अंदर जो बोन मैरो होगा, जो गूदा होगा, वो भी तो वीक होगा। और जो चीज़ वीक है, जो मशीनरी वीक है, उससे जो प्रोडक्शन होगी वो भी वीक होगी। यही वजह है कि क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हैं, बोन मैरो वीक है, इसलिए वो जो आरबीसीज पैदा करते हैं वो भी कमज़ोर होते हैं। तो वो बहुत लंबी टाइम उनकी ज़िंदगी नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो पैदा तो हो जाते हैं लेकिन वो वक्त से पहले ख़त्म हो जाते हैं और ये नॉर्मल प्रोसेस है। फिर बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी हड्डियाँ मजबूत होती जाती हैं। इसलिए बच्चों को दूध पिलाया जाता है क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम मौजूद होता है। जब वो कैल्शियम लेते हैं तो उससे उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियां मजबूत होती हैं तो उनका बोन मैरो बनता है। बोन मैरो बनता है तो वो उनके लिए रेड ब्लड सेल्स बनाता है, वाइट ब्लड सेल्स बनाता है और फिर बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारी बॉडी में 120 दिन के बाद, सपोज करें मेरी बॉडी में आज रेड ब्लड सेल्स बने हैं और 120 दिन के बाद वो रेड ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, तो वो जो 120वां दिन है उस दिन तो मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की शदीद कमी होनी चाहिए क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। रेड ब्लड सेल्स टूटेंगे तो हीमोग्लोबिन टूटेगा, हीमोग्लोबिन टूटेगा तो उसके अंदर जो आपके पास ऑक्सीजन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे तो हाइपोक्सिया हो जाना चाहिए, यानी मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए, मुझे सांस लेने में मुश्किल होनी चाहिए, मुझे और काम करने में मुश्किल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी के अंदर या मेरे 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर जितने भी मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैं वो एक ही दिन में बनेंगे। ऐसा नहीं है। कुछ रेड ब्लड सेल्स आज बनेंगे, वो आज से अगले 120 दिन तक ज़िंदगी गुजारेंगे। कुछ रेड ब्लड सेल्स कल बनेंगे, वो कल से उससे अगले 120 दिन तक ज़िंदगी गुजारेंगे। कुछ परसों बनेंगे तो वो उससे नेक्स्ट 120 दिन तक की ज़िंदगी गुजारेंगे। इसलिए डेली बेस में हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और जो पुराने ख़त्म होते हैं उसकी जगह नए जो हैं वो डेली बनते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक दिन बनेंगे और सारे के सारे एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, अदरवाइज़ तो फिर ज़िंदगी सर्वाइवल ये हमारा मुमकिन नहीं हो सकता। उसके बाद आता है कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कितनी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, कितना काउंट होता है रेड ब्लड सेल का। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो अगर आप मेल की बात करें तो मेल की बॉडी में ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है, यानी कि खून ज़्यादा होता है, इसलिए मेल जो है वो खून को डोनेट भी करते हैं। जबकि फ़ीमेल की बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम होता है, इसलिए फ़ीमेल खून को डोनेट नहीं करती या बहुत कम करती हैं। दूसरी चीज़, फ़ीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है जिसमें हर माह उनको ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से बहुत सारा ब्लड उनकी बॉडी से जो टॉक्सिक ब्लड होता है वो बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। तो यही वजह है कि मेल में ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है और फीमेल में ब्लड वॉल्यूम कम होता है ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोनल इशू और बॉडी वेट की वजह से। अब जब बॉडी के अंदर ब्लड ही कम है तो उस ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स भी तो कम होंगे। यही वजह है कि मेल जो हैं उनकी बॉडी में क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लिहाजा उनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स भी ज़्यादा होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स भी, प्लेटलेट्स भी थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, बट सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जबकि फ़ीमेल की बॉडी में क्योंकि हाइट कम है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हार्मोनल इशू हैं, इसलिए उसकी बॉडी में ब्लड भी कम है। ब्लड क्योंकि उसकी बॉडी में कम है तो उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स भी क्या होंगे, कम होते हैं। सो मेल की बॉडी में अगर हम 1 मिलीमीटर क्यूब, इसको क्यूबिक मिलीमीटर भी कहते हैं, CU का मतलब है क्यूबिक, M से मुराद है मिलीमीटर, या आप इसको MM3 भी लिख सकते हैं कुछ जगहों पे, या आप इसको मिलीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो सम टाइम वो यूनिट भी चेंज कर देते हैं MCQs में। मेल में अगर आप 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड निकालेंगे तो उसमें 5.4 मिलियन
जो हैं वो आरबीसीज़ मौजूद हैं और तकरीबन 50 से 55 लाख के करीब आरबीसीज़ हैं। फीमेल में 4.7 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर तकरीबन 47 लाख के करीब आरबीसीज़ मौजूद हैं, जो कि मेल से क्या हैं, कम है। बट इन्फेंट वो होता है जो छोटा बच्चा होता है। इन्फेंट में अगर आप देखें तो इन्फेंट में आरबीसीज़ की तादाद मेल से भी ज़्यादा और फीमेल से भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? कितने हैं? तकरीबन 60 लाख आरबीसीज़ 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर मौजूद हैं। इसकी वजह ये होती है कि क्योंकि जो हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां जो हैं वो वीक होती हैं, इसलिए उनका बोन मैरो कमज़ोर होता है। उनका बोन मैरो एक कमज़ोर फैक्ट्री है, वो प्रोडक्शन ज़्यादा करती है, यानी कि वो चीज़ें ज़्यादा मिकदार में बनाती है बट क्वालिटी कम होती है। यही चीज़ बच्चों के साथ होती है कि बच्चों में जो बोन मैरो होती है वो जल्दी उसकी बॉडी क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स बनाती है। तो रेड ब्लड सेल्स की तादाद तो बच्चों में ज़्यादा होती है, लेकिन ये रेड ब्लड सेल्स कमज़ोर होते हैं। ये मेल और फीमेल के रेड ब्लड सेल्स इतने जो स्ट्रॉन्ग हैं वो नहीं होते। क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स कमज़ोर होते हैं, तो इसलिए जो चीज़ कमज़ोर होती है वो जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। इसलिए बच्चों में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो तादाद में तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो कमज़ोर होते हैं, इसलिए वो सिर्फ 70 से 90 दिन तक ज़िंदा रहते हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आरबीसीज़ की शेप क्या होती है? ये बाई कनकेव डिस्क टाइप होते हैं, जो कि सेंटर से डिप्रेस होते हैं। इस तरह की शेप होती है। दरमियान से क्या होते हैं? प्रेस हुए भी होते हैं। सपोज करें ये एक गोल सी शेप है, ठीक है, और दरमियान से ये अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। आपने जब जिम अगर आपने किया हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे डंबल्स रखे हुए होते हैं, जो कि इस तरह के गोल गोल से रॉड्स होते हैं, जिसको लोग उठा के मुख्तलिफ रॉड्स के ऊपर उसको लगाते हैं और उससे वेट उठा के अपनी बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो वो उस शेप के होते हैं, डंबल शेप। लिखा भी हुआ है फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन। अगर आप साइड से देखेंगे तो ये आपको क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि अगर आप मैं यहाँ पे कैमरा लगा के और यहाँ से साइड की तस्वीर लूँगी तो ये मुझे डंबल शेप दिखाई देते हैं। तो आपने एमसीक्यू के हवाले से ये 3 वर्ड याद रखने हैं। बाइकनकेव, सेंटर से दबे हुए होते हैं, और साइड से अगर आप देखेंगे तो ये आपको डंबल शेप दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर वाटर मौजूद होता है। कितने % है? 65% वाटर है। ठीक है। तो हमारा जो ब्लड है उसमें 91% पानी था और बाकी उसके अंदर जो थे वो सेल्स मौजूद थे। अब उन सेल्स के अंदर भी अपना अलग से पानी मौजूद होता है। तो आरबीसीज़ के अंदर कितना वाटर है? 65% वाटर है और 35% रेड ब्लड सेल्स के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं? उन सॉलिड पार्टिकल्स में से उन 35% में से 33% हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन पे मौजूद होता है। ठीक है, मैंने बनाया है रेड ब्लड सेल्स हैं, इसके अंदर पानी है और क्या है, इसमें 33% क्या चीज़ मौजूद है? हीमोग्लोबिन मौजूद है। इसके अलावा 2% इसमें कहीं कहीं कोई ग्लूकोज, कोई फैट और थोड़ी बहुत और चीज़ें भी मौजूद हो सकती हैं। फिर वो आपको बताता है कि इसमें 2% में क्या क्या आता है। इसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, यूरिया, क्रेटिनिन, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? इसके साथ जब आप सांस लेते हैं तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों में जाती है। उन फेफड़ों में से वो ऑक्सीजन आपकी हीमोग्लोबिन के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, और फिर इस हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन मौजूद रहती है। और जहाँ जहाँ सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हीमोग्लोबिन वहाँ वहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करता है। उसके बाद आपके पास आता है कि आरबीसीज़ कहाँ से पैदा होते हैं। तो एक तो हमने पढ़ा कि जब पैदाइश हो जाती है तो पैदाइश के बाद क्योंकि हमारी हड्डियाँ बन जाती हैं और बोन मैरो बन जाता है, तो बोन मैरो से हमारे आरबीसीज़ बनते हैं। बट जब बच्चा मदर की बॉडी के अंदर होता है, जिसको आप फीटस कहते हैं, उस दौरान भी तो उसकी बॉडी में आरबीसीज़ बनते हैं, उस दौरान भी तो उसका ब्लड होता है। ठीक है, उस दौरान भी तो वो सांस ले रहा होता है, तो वो उसके आरबीसीज़ तब कहाँ से बन रहे होते हैं? याद रखिएगा कि जो बोन मैरो है वो तकरीबन 6 माह बाद जाके बनती है बच्चे की, जबकि उसकी आँखें, दिल, गुर्दे, फेफड़े, ये सब चीज़ें 3 माह के अंदर अंदर उसकी बन जाती हैं। बट जो बोन मैरो है वो तकरीबन 6 माह के बाद जाके बच्चे की बनती है, जब वो मदर की बॉडी के अंदर होता है, फीटस की, सॉरी। अब अगर हम प्रेगनेंसी को डिवाइड करें तो प्रेगनेंसी को हम 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। पहले 3 मंथ्स को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। प्रेगनेंसी के अगले
3 माह यानी तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा मंथ उसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 7th, 8th और 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, हर ट्राइमेस्टर में 3 माह ऑफ प्रेगनेंसी आते हैं। तो जब पहले 3 मंथ्स की अगर हम बात करें, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उसमें जो हमारा बेबी होता है उसकी जो यॉर्क सैक है, यानी जो पहले तो वो बेबी प्रॉपर बेबी तो डेवलप नहीं होता, पहले तो छोटा सा एक अंडा होता है, उसकी जो यॉर्क होती है उसके अंदर जो झिल्ली होती है वहाँ से रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो पैदा होते हैं। जब वो 3 माह को क्रॉस कर लेता है तो उस दौरान उसकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो बन जाते हैं, उसका लीवर, स्प्लीन, हार्ट, ये सब चीज़ें प्रॉपर डेवलप हो जाती हैं। तो 3 से 6 माह में क्योंकि बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो बन जाते हैं, बल्कि उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो फिर आपकी यॉर्क सैक जो है वो आरबीसीज पैदा नहीं करती बच्चे के लिए। बच्चे के लिए क्या चीज़ आरबीसीज पैदा करती है? उसका अपना लिवर, जिसको आप जिगर कहते हैं, और उसकी तिल्ली, जिसको आप स्प्लीन कहते हैं। तो ये उसके लिए आरबीसीज पैदा करती हैं। अब जब 6 माह का टाइम गुजर गया है, अब बच्चा 6 से 9 माह की पीरियड में जब आता है, तो 6 माह के बाद उसकी बोन मैरो बन जाती है। तो उसके बाद उसकी बोन मैरो उसके लिए रेड ब्लड सेल्स बनाती है, और आखिरी वक्त तक, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती बच्चे की, वो 60 साल रहे, 100 साल रहे, 120 साल जिंदा रहे, यही बोन मैरो उसके लिए क्या बनाती है? आरबीसीज बनाती है। तो आपने ये इसको इस तरह से याद रखना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यॉर्क सैक से, एमसीक्यू के हवाले से, सेकंड ट्राइमेस्टर में लीवर और स्प्लीन उसके लिए रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर से लेकर थ्रू आउट द लाइफ उसकी बोन मैरो उसके लिए क्या बनाती हैं? आरबीसीज बनाती हैं। अब वो कहते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह की बोन्स होती हैं। आप पीछे पढ़कर आए हैं कि लॉन्ग बोन भी होती हैं, शॉर्ट बोन्स भी होती हैं, डेंस भी होती हैं, कॉम्पैक्ट भी होती हैं। तो जब बच्चा 5 साल का होता है तो 5 साल की उम्र तक उसकी छोटी बड़ी हर तरह की बोन उसके लिए आरबीसीज बनाती हैं। यही वजह थी कि हमने पढ़ा था कि बच्चे की बॉडी में आरबीसीज की मिकदार 6 मिलियन थी, जो कि मेल और फीमेल की बॉडी से भी ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि 5 साल की उम्र तक उसकी हर तरह की बोन, चाहे छोटी है, बड़ी है, कमज़ोर है, मजबूत है, वो उसके लिए रेड ब्लड सेल्स बनाती है। लॉन्ग बोन डू नॉट प्रोड्यूस आरबीसी आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स। 20 साल के बाद सिर्फ छोटी बोन्स आरबीसीज बनाती हैं। बड़ी बोन्स आपको आपका ढांचा बनाती हैं, आपको चलने फिरने में मदद देती हैं, आपकी बॉडी की शेप डेवलप कराती हैं, आपके हाइट को बढ़ाती हैं। लॉन्ग बोन्स फिर आपके लिए आरबीसीज पैदा नहीं करती। और 25 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ वो बोन्स आपकी रेड ब्लड सेल्स पैदा करती हैं जिनके गिर्द कवरिंग होती है, यानी कि जो डेंस होती हैं, जो मेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं, जैसे कि स्टर्नम है, रिब्स हैं, वर्टिब्रा है, जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये क्या करती हैं? आपके लिए रेड ब्लड सेल्स बनाती हैं। यही वजह है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं वो लगती जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के 20-25 साल तक हमारी बॉडी, हमारे के जो मुख्तलिफ सेल्स हैं, बोन्स हैं, वो हमारे लिए काम करती हैं। वो एक मशीन की तरह काम करती हैं, लेकिन हर मशीन की एक लाइफ होती है, और जितना ज़्यादा आप मशीन को इस्तेमाल करेंगे, उसके काम करने की सलाहियत वक्त के साथ साथ कम होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से हमारी बोन्स के साथ होता है कि वक्त के साथ साथ 20 साल बाद, 25 साल बाद हमारी बोन्स जो हैं वो वीक होना शुरू होती हैं, और फिर ये 60 साल 70 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। यही वजह है कि उसके बाद हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी होना शुरू हो जाती है, बॉडी में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, आपको सांस का मसले होते हैं, या इस तरह के बहुत सारे और इश्यूज़ जो हैं वो बॉडी में होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारी अगर हमारी बोन मैरो ने हमारे लिए रेड ब्लड सेल्स बनाने हैं, तो बोन मैरो को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो रेड ब्लड सेल्स बनाती है। देखें, अब खाली हड्डी तो आपके लिए रेड ब्लड सेल्स नहीं बना सकते जब तक आप उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप उसको खुराक प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो खाली हड्डी या हड्डी का गूदा हमारे लिए जीते जागते रेड ब्लड सेल्स नहीं बना सकता। तो हड्डी के गूदे को ताकत कौन प्रोवाइड करता है? उसके लिए हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए। आप जितनी अच्छी डाइट लेंगे उतने ज़्यादा आपकी बॉडी रेड ब्लड सेल्स बनाती है, उतने ज़्यादा आपके ब्लड सेल्स अच्छे होते हैं, उतना आपकी ब्लड की कमी नहीं होती। ठीक है, यही वजह है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो फीमेल की डाइट को बढ़ा दिया जाता है, उसको मुख्तलिफ चीज़ें खिलाई जाती हैं, प्रोटीन्स वाली चीज़ें खिलाई जाती हैं। क्यों खिलाई जाती हैं? ताकि उसकी हड्डियों में वो केमिकल जाएं, वो सप्लीमेंट्स जाएं,
वो ना सिर्फ खुराक खाती है बल्कि वो फूड सप्लीमेंट्स भी लेती है। वो विटामिन सी लेती है, विटामिन B6 लेती है, B9 लेती है, B12 लेती है, जिसको आप फॉलिक एसिड, सायानोकोबालामीन कहते हैं। ये साथ साथ प्रेगनेंसी जैसे शुरू होती है तो ख़वातीन ये खाना शुरू कर देती हैं। क्यों खाना शुरू करती हैं? वो इसलिए खाना शुरू करती हैं कि अब उन्होंने ना सिर्फ अपनी बॉडी के लिए रेड ब्लड सेल्स बनाने हैं, बल्कि पहले 3 मंथ्स में बच्चे की बॉडी के लिए भी जो यॉर्क सैक है वो तो फीमेल की है ना, एग तो फीमेल नहीं बनाया, फीमेल के एग से ही आपने बच्चे के लिए भी रेड ब्लड सेल्स बनाने हैं। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, आपको ज़्यादा फूड की, ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ आपकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी। और ख़ाली देखें, आपने एक फैक्ट्री बना दी है जिसके अंदर मशीनें रखी हुई हैं, जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे मशीनों के ऊपर वर्कर प्रोवाइड नहीं करेंगे, मशीनें काम नहीं कर सकती। तो सेम चीज़ ऐसे ही है कि आपकी बॉडी में बोन्स या बोन मैरो क्या है, एक मशीन है। उस मशीन को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी फूड है, आपके सप्लीमेंट्स हैं। जितने अच्छे आप फूड सप्लीमेंट्स खाएंगे उतनी ज़्यादा मशीन को पावर मिलेगी और उतनी अच्छी मशीन आपके लिए प्रोडक्शन करेगी। हमें अगर RBCs बनाने हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन B12 होना चाहिए, जिसको आप सायानोकोबालामीन कहते हैं, विटामिन C होना चाहिए, जिसको आप एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन B9 होना चाहिए, जिसको आप फॉलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए, जो कि प्रेगनेंसी में हम बाहर से भी फीमेल को देते हैं। खुराक से भी ले रही होती हैं वो, लेकिन साथ साथ उसको सप्लीमेंट्स भी देते हैं ताकि वो बच्चे के लिए भी RBCs बना सके। इसके अलावा आपकी बॉडी में प्रोटीन्स होनी चाहिए। कौन सी प्रोटीन होनी चाहिए? ग्लोबिन प्रोटीन होनी चाहिए। ये भी आपको फूड से मिलती है। मोस्टली जो एनिमल का गोश्त होता है, जानवर का जो गोश्त होता है, वो रिच इन प्रोटीन्स होता है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी में यखनी, सूप, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। मीट इस्तेमाल करना चाहिए, रेड मीट इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपको प्रोटीन्स मिलें। प्रोटीन्स मिलेंगी तो आपको ग्लोबिन प्रोटीन मिलेगी। ग्लोबिन प्रोटीन मिलेगी तो आप हीमोग्लोबिन बनाएंगे। देखें, हीमोग्लोबिन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक हीम पोर्शन है, हीम का मतलब होता है आयरन, और एक ग्लोबिन पोर्शन है, ग्लोबिन प्रोटीन है। जब आयरन और प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो अगर आप बाहर से प्रोटीन्स नहीं खा रहे होंगे, आप गोश्त का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको ग्लोबिन प्रोटीन नहीं बनेगी। ग्लोबिन प्रोटीन नहीं बनेगी तो वो आयरन के साथ मिक्स होकर कभी भी हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगी। सो आपने प्रोटीन्स भी बाहर से खानी है, इसके साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर आपकी बॉडी में चाहिए होता है। ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में भी होती हैं, बहुत कम होती हैं, लेकिन हम इनको बाहर से खाते हैं। ठीक है, जबकि हमारी बॉडी खुद भी कुछ चीज़ें हमारे लिए पैदा करती है। एक तो है इंट्रिंसिक फैक्टर और दूसरा है आपके पास एरिथ्रोपोइटिन। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से रिलीज़ होता है? ये हमारी जो मैदा है, मैदे की जो दीवार होती है, ये सपोज करें मैदा है, इस मैदे की दीवार पे सेल्स होते हैं। वो सेल्स एक फैक्टर या केमिकल रिलीज़ करते हैं, उस केमिकल को आप कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर आपकी बॉडी में विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर मैं बाहर से सप्लीमेंट्स की शक्ल में विटामिन B12 खाती जाऊँ, लेकिन मेरा मैदा ख़राब है, मेरे मैदे के वो सेल्स जिन्होंने इस केमिकल को रिलीज़ करना है वो ख़राब हुए हैं, तो मैं जितना भी विटामिन B12 खाऊंगी वो मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो एज सच मेरी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा। तो मेरी बॉडी में विटामिन B12 एब्जॉर्ब भी नहीं होगा तो फ़ायदा भी नहीं पहुंचेगा। विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो RBCs नहीं बनेंगे। लिहाजा आपकी बॉडी में आपको ये सप्लीमेंट्स तो खाने ही चाहिए, लेकिन साथ साथ आपका मैदा भी ठीक होना चाहिए, ताकि वो आपके लिए इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करे। जब वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करेगा तो विटामिन B12 आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा आपकी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, डैट इज़ कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि किडनी के ग्लैंड से पैदा होता है। ठीक है, किडनी, हमारी जो किडनी है जिसको आप गुर्दा कहते हैं, गुर्दे के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं जिसको आप एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। उन ग्लैंड्स में से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, उस हार्मोन को आप कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। सही है, अगर हम यहाँ पे किडनी बना दें तो सपोज करें ये आपकी किडनी है, इस तरह से किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, इसको आप कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, इस ग्लैंड का जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला वाइट हिस्सा है इसे कहते हैं एड्रीनल मेडोला। अब ये जो बाहर वाला हिस्सा है जिसको आप कॉर्टेक्स कहते हैं, ये हमारे लिए एरिथ्रोपोइटिन बनाता है। ठीक है, और कब बनाता है? वो उस वक्त बनाता है जब वो देखता है कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम हो गए हैं।
ठीक है। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई है तो आपका खून जो है वो पतला हो गया है, आपके खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स कम हो गए हैं, ऑक्सीजन कम हो गया तो पेशेंट तो मर सकता है। तो आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी किडनी आपको प्रोटेक्ट करती है। किडनी आपके लिए एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज़ करती है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज़ होता है तो ये क्या करता है, ये आपकी बोन मैरो के पास जाता है और बोन मैरो से कहता है कि जनाब जल्दी जल्दी रेड ब्लड सेल्स पैदा करें, बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई है। तो किडनी एज अ डॉक्टर हमारी बॉडी में काम कर रही है, ठीक है। तो आपने ये पाँचों के पाँचों या 5 या 6 जो भी नाम हैं आपने अच्छे से याद करने हैं। मैंने इनकी डिटेल आपको बता दी है, सो आपने बस इनका नाम याद रखने हैं कि RBCs, विटामिन B12 चाहिए, विटामिन C चाहिए, विटामिन B9 चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ये हमें खाने से मिलेगा। जबकि हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर मैदे से रिलीज़ हो गया जो कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाएगा और साथ साथ हमारी किडनी भी हमारे लिए हार्मोन रिलीज़ करेगी जिसको आप क्या कहेंगे, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ कहेंगे। अगर देखिए, अगर मेरी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल हैं, सही रेड ब्लड सेल्स पैदा हो रहे हैं, मेरी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी नहीं है, तो मेरी किडनी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ नहीं करेगी। अगर मेरी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे तो मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो मेरी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी। जैसे ही मेरी बॉडी में ऑक्सीजन कम होगी, किडनी फ़ौरन डिटेक्ट करेगी कि कोई मसला हुआ है बॉडी को। किडनी कहेगी ग्लैंड को कि भाईजान एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करें। आपका जो ग्लैंड है वो क्या करेगा, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करेगा और ये एरिथ्रोपोइटिन जाके आपकी बोन मैरो को कहेगा कि जल्दी जल्दी रेड ब्लड सेल्स पैदा करें और बंदे को बचाएं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स की तादाद हमारी बॉडी में कम भी हो सकती है और बॉडी में ज़्यादा भी हो सकती है। तो याद रखिएगा, जब भी आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपको एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, आप भाग रहे हैं तो आप ज़्यादा सांस लेते हैं। ज़्यादा सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, लिहाजा हम बड़े बड़े लंबे लंबे सांस लेते हैं ताकि हमारी ऑक्सीजन हमें ज़्यादा मिल सके। तो जब भी आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे होंगे तो उस वक्त आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, उस वक्त आपकी बॉडी रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा पैदा करती है। क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे, जितने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स उतना उसके अंदर हीमोग्लोबिन, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर मौजूद होगी। तो अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी RBCs की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, और अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी कहती है कि अब तो ये फारिग ही है, इसने कौन सा कोई काम करना है, लिहाजा इसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो कम RBCs से भी गुजारा हो जाएगा। तो आपने जहन में ये बात रखनी है, ठीक है। अब वो कंडीशन जिसमें RBCs बॉडी के अंदर ज़्यादा पैदा होते हैं, पहली चीज़ इवनिंग का टाइम वो टाइम है जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप घर के काम कर रहे हैं, यानी कि इवनिंग से मुराद है दोपहर का टाइम। तो इस दौरान हमारा वर्कलोड क्योंकि ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लिहाजा RBCs ज़्यादा बनते हैं। हाई टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, गर्मियों में अगर आप देखें, गर्मी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो आपको सांस का मसला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्मी की वजह से ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब हमारे पास टेम्परेचर हाई होगा, ये ऐसे समझें कि अगर एक कमरा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट, आपने हीटर चलाया हुआ है तो अंदर क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, जिसकी वजह से आप कहते हैं दरवाज़ा खोलें और अंदर मुझे ऑक्सीजन ठीक से नहीं आ रही, मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है। तो फिर आप दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर से ठंडी ऑक्सीजन आती है और फिर आप नॉर्मल सांस लेते हैं। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप क्रिएट कर लेंगे अपने इर्द गिर्द, उतनी ज़्यादा आपके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपके पास ऑक्सीजन की कमी होगी, ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी है, लिहाजा बॉडी क्या करेगी, रेड ब्लड सेल्स पैदा करना शुरू कर देगी। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड, आप जितना ऊंचाई पे जाते हैं, क्योंकि आप ऊंचाई पे जितना जाते हैं आपको हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाता है, और जितनी आप ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि वो लोग जो पहाड़ों पे जाते हैं या जो बहुत गहराई में जाते हैं, समंदरों की गहराई में, वो क्या करते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं। तो अगर आप समंदर की गहराई में जाएंगे या बहुत ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ पे भी हवा में ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, कम होता है। उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम, अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम है, बॉडी क्या करती है, किडनी देखती है कि जी ऑक्सीजन कम हो गई है बॉडी में, किडनी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करना शुरू करती है। एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो के पास जाता है और उसे कहता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स पैदा करो। जितने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स पैदा होंगे वो हवा में थोड़ी बहुत भी ऑक्सीजन होगी तो उसको खींच लेंगे, ठीक है। और अगर रेड ब्लड सेल्स कम होंगे तो वो ऑक्सीजन को नहीं खींच सकेंगे। ऐसे ये कि 10 बंदे मिलके एक चीज़ को खींचें तो वो
थोड़ा देर से खींचेगी, उसकी 100 बंदे मिलकर अगर उसको खींचें तो वो जल्दी खींच जाएंगे। तो जितने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स होंगे वो मिल के हवा में से ऑक्सीजन को खींचेंगे, लिहाजा ऑक्सीजन जो है वो हवा से आपकी बॉडी के अंदर शामिल हो जाएगी। उसके बाद है हाइपोक्सिया। अगर कोई ऐसी कंडीशन है, किसी ऐसी जगह पे आप चले गए हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी क्या करेगी, आपको बचाने के लिए रेड ब्लड सेल्स की पैदावार को बढ़ा देगी। अब आरबीसीज की प्रोडक्शन कम कब होगी? आरबीसीज उस वक्त कम पैदा होते हैं जब हम कोई काम नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल हम सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं। चलिए खाना पीना करते हुए भी थोड़ी बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन सोते हुए या जब आप सुबह सो के उठते हैं तो उस वक्त आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, तो लिहाजा हमारी बॉडी ज़्यादा आरबीसीज पैदा नहीं करती। इसके अलावा एक्सरेज, जब आप अपना कोई मुआयना करवाते हैं, कोई एक्सरे कोई टेस्ट करवाते हैं, तो आपको पता है कि रेडिएशन जो हैं वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो एक्सरेज जब आप पेशेंट की बॉडी पे मारते हैं तो ना सिर्फ वो हमारी बॉडी में मौजूद इमेज को, जो भी इशू होता है उसको क्लियर करती हैं, बल्कि साथ साथ बॉडी में थोड़ा बहुत नुकसान ये भी होता है कि रेज क्योंकि फैलती हैं तो वो इर्द गिर्द के रेड ब्लड सेल्स को क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, बस इसको वाइंड अप करते हैं। आखिरी जो चीज़ हमारे पास आती है वो है फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज हमारी बॉडी में क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल्स हमें सांस लेने में मदद देते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन की मदद से हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एसिड बेस बैलेंस, हमारी बॉडी में एसिड के और बेस को यानी हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन रखना भी हमारे ब्लड का काम है, क्योंकि ब्लड जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है और हीमोग्लोबिन एज अ बफर काम करती है। बफर वो चीज़ होती है जो कि पीएच में तब्दीली को रोकता है। कोई भी सॉल्यूशन को हम बफर उस वक्त कहते हैं जो कि पीएच में तब्दीली को रोकता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में बफर का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन का। जितने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स होंगे उतना हीमोग्लोबिन होगा, उतना वो एज ए बफर काम करेगा और हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन रखेगा। लिहाजा बॉडी में जहाँ पे एसिडिटी है वो एसिडिटी रहेगी, जो बेसिक पोर्शन है वो बेसिक रहेगा और हमारी बॉडी का बैलेंस क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। उसके अलावा आयोनिक बैलेंस, आरबीसी हमारी बॉडी में आयंस को भी बैलेंस करते हैं, यानी सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके लेवल को भी हमारे आयंस बैलेंस करते हैं। और आखिर में आता है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड का गाढ़ापन भी किसकी वजह से होता है? आरबीसीज की वजह से होता है। वजह मैंने आपको बताई थी कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो चीज़ तादाद में ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा सेल्स हैं तो ये हमारे ब्लड में जो मौजूद वाटर है उसके अंदर जब मिक्स होते हैं तो वाटर को क्या करते हैं? विस्कस बनाते हैं और हमारे ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ाने में मदद देते हैं। अगर ब्लड में से आप रेड ब्लड सेल्स निकाल देंगे तो आपका ब्लड जो है वो बहुत पतला हो जाता है, वो पानी की तरह हो जाता है, जबकि ब्लड जो है वो पानी की निस्बत 5 गुना गाढ़ा होता है। क्यों गाढ़ा होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।